Assalamu alaikum, my dear student. So today we are going to discuss the CSS 2010 Physics Paper 1 MCQs. So let's move toward the first MCQs of 2010 Physics Paper 1. Question number first, if A is equal to 6i unit vector minus 8j unit vector, then 4a has the magnitude. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर कोई वैल्यू दी है ए की तो सिंपल है, इजी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी इज इक्वल टू अंडर द रूट 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। सो इन दोनों का स्क्वायर ले, फिर उसके बाद एड अप करें, अंडर द रूट ले, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 10। सो 10 को फिर मल्टीप्लाई करो किसके साथ? क्योंकि ए की वैल्यू 10 आई तो 10 मल्टीप्लाई 4, देन इट विल बी इक्वल टू 40। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। सो ये कैसे आया है तो सॉल्व भी किया है, आपको वो भी दिखा देते हैं। आई वांट टू शेयर दैट पिक्चर। सो बेटा ये देखिए, फर्स्ट एमसीक्यूज का जो आंसर है वो कैसे आया है 40। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मालूम करना है। ए विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, ये गिवन था। ए इसका स्क्वायर लो, इसका स्क्वायर लो, तो ये 36 प्लस 64 आएगा। दोनों को ऐड अप करो, 100 आएगा, 110 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर अंडर द रूट के साथ कैंसिल हो गया। ए इज इक्वल टू 10, सो 4a विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10, it will become 40. So the first MCQ's right option is option number A, 40. So let's move toward the second MCQs of 2010 Physics Paper 1. इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बनता है। So second MCQs है, let A is equal to 2i unit vector plus 6j unit vector minus 3k unit vector and B is equal to 4i unit vector plus 2j unit vector plus k, then A dot B is equal to A dot B किसके बराबर होगा? सो सिंपल है, A dot B प्रोडक्ट है इन दोनों का। 2 मल्टीप्लाई 4 करो 8 आएगा, I मल्टीप्लाई I 7 आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ I क्या आएगा? 1 आएगा उनसे, क्योंकि आई डॉट आई कास्ती टाउन में आता है तो कास्ट के दरमियान फिर जीरो एंगल होता है, पैरेलल होते हैं, तो कास्ट 0 1 आता है तो 1 इन दोनों से आएगा आई डॉट आई से। सो 2 4 जार 8 आएगा, आई डॉट आई से 1 आएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 से 12 आएगा, तो जे डॉट जे से 1 आएगा, तो 12 माइनस 3 प्लस के, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 तो माइनस 3 आएगा, के डॉट के से 1 आएगा, तो 12 प्लस 8 हमारे पास कितना आता है? 20, 20 माइनस 3 कितना आता है? 17। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा ना हो कि ए को क्लिक करें, क्योंकि ए तो जस्ट उनके साथ, ये देखो ये तो जस्ट आई नहीं आया ना, आई डॉट आई आया है, तो आई डॉट आई आपके पास 1 आता है, जिसकी वजह से एट दी एंड आपको ऐड करना पड़ता है, वो आंसर 17 होगा। आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, ये देखे आप लोग। ये सेकंड एमसीक्यूज की सोल्यूशन है। देखो ए डॉट बी मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ से हमारे पास 8 आएगा, 2 4 8, आई डॉट आई से 1 आएगा, जे डॉट जे के डॉट के बी 1 आता है। आप लोग ये सेकंड चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ चुके हो।
प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में। सो 6 मल्टीप्लाई 2 से क्या आएगा 12 आएगा, और जे डॉट जे से 1 आएगा। यहाँ पर फिर -3 मल्टीप्लाई 1 से -3 आएगा, गे डॉट गे से 1 आएगा। सो इन तमाम को फिर ऐड अप करो, तो ऐड अप करने के बाद हमारे पास 20 - 3 17 आंसर आएगा। ये आपका सेकेंड MCQ का राइट ऑप्शन था। सो नेक्स्ट देखे MCQ नंबर 3 की तरफ। If V is an operator then V dot V means। अब देखो बेटा, ये BSc फिजिक्स से लिया गया है। ये आपके पास ये फर्स्ट V जो है ये ऑपरेटर है। फर्ज करो ये डेल ऑपरेटर है, नेबुला ऑपरेटर है, जो भी है। अगर इस ऑपरेटर के बाद डॉट ना हो, डायरेक्ट V लिखा हो, तो फिर ये हमारे पास स्केलर फील्ड, इसका मतलब होगा स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। लेकिन आप चूंकि यहाँ पे डॉट आया है, तो इस डॉट की वजह से डेल डॉट V का मतलब होगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। अगर यहाँ पर क्रॉस आता तो फिर कर्व ऑफ द वेक्टर फील्ड आता। सो इसमें अब राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास जो बनता है वो है ऑप्शन नंबर सी, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। क्यों आया है बेटा? डेल डॉट वी की वजह से, डॉट की वजह से आया है। अगर यहाँ पर डॉट न होता, सिर्फ डेल वी होता, इसका मतलब फिर होता ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। अगर यहाँ पे डॉट की जगह क्रॉस होता तो डेल क्रॉस वी हमारे पास फिर होता कर्व ऑफ द वेक्टर फील्ड। सो ये तीनों MCQs अगले नेक्स्ट ईयर में ऐसा भी पेपर में आ सकता है कि वो डॉट की जगह जस्ट वी दे दे या डॉट की जगह कर्व ऑफ द वेक्टर दे दे। सो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड आता है। MCQ नंबर 4 की तरफ देखें। द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड बाउंडेड बाय अ वेक्टर्स A, B and C can be obtained from the expression। तो ये हमारे पास तीन वेक्टर है, पैरेललोपाइड की वॉल्यूम जो है वो हमारे पास बराबर है। वो किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रॉस बी डॉट सी। आप A क्रॉस बी वो वेक्टर A से कर्व करोगे क्रॉस टूवर्ड दी बी, और फिर परपेंडिकुलर हमारे पास सी आएगा, उसी के साथ ये डॉट प्रोडक्ट बनाएगा, और ए भी आप इसमें क्या बनाएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। सो ये हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट ऑप्शन है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, और ये तकरीबन पास्ट पेपर में 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो मैंने देखा है। उसके अलावा बाकी जितने पेपर होंगे शायद उनमें भी आगे आपको आए। ये MCQs मतलब ये है कि रिपीटेड है, रिपीट होता जाता है। सेम इसी तरह वॉल्यूम पैरेललोपाइड देता है और ये इक्वेशन देते हैं कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन राइट एक्सप्रेशन है। सो ऑप्शन नंबर ए क्रॉस बी क्रॉस कर दिया, फिर जो परपेंडिकुलर टू A क्रॉस बी बनेगा वो हमारे पास सी होगा, उसके साथ फिर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट बनेगी। इसका इमेज फिर आप नेट से देखे, ग्राफ देखे, तो उससे फिर ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आप लोगों को। नंबर 5 है अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज कंजर्वेटिव इफ it obey Newton third law, it obey Newton second law, it work on equal change in kinetic energy, none of these। इनमें ये तीनों ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज कंजर्वेटिव। अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा, ये जस्ट एंड पॉइंट पर डिपेंड करेगा, और वो ऑप्शन तो इसमें है नहीं। तो इसमें नन ऑफ दिस को हम क्लिक करेंगे। नन ऑफ दिस यहाँ पर क्या है? राइट ऑप्शन है। इसके अलावा अगर यहाँ पर होता कि इट डिपेंड ऑन द एंड पॉइंट, या मतलब इट एंड डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलो, तो फिर वो कंजर्वेटिव फील्ड की एक किस्म डेफिनेशन है, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स फिर उसको हम कह सकते थे, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं, तो नन ऑफ दिस को हम क्लिक करेंगे। सो नेक्स्ट MCQ नंबर 6 की तरफ देखें। अ टॉर्क अप्लाइड टू अ रिजिड ऑब्जेक्ट always tend to produce a rotational acceleration, angular acceleration। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है? रोटेशनल एक्सेलरेशन, इसमें राइट ऑप्शन है। टॉर्क जब भी आप रिजिड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं हमेशा ये क्या प्रोड्यूस करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। कौन सा एक्सेलरेशन? रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। सो MCQ नंबर 7 की तरफ देखें आप लोग। When the velocity of a body is constant, its acceleration is।
ये तो 9th क्लास की फिजिक्स से भी आप लोगों को पता होगा कि जब वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन अंडरस्टूड है कि वो 0 होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास क्या है, एक बॉडी की कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, देन एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन इज 0। सो नेक्स्ट MCQ है, MCQ नंबर 8। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क the total angular momentum is, and the absence of external torque the total angular momentum is। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, क्योंकि आप देखिए टॉर्क इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम आपके पास होता है। तो अगर आप एक्सटर्नल टॉर्क को 0 कर दे तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है इनिशियल, दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। सो वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। द एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। यहाँ पे ये क्या बनेगा, कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है, राइट ऑप्शन है। यहाँ पर इसकी पिक्चर में आपको दिखा दो, यहाँ पे सॉल्व किया है ताकि आपको फिर मुश्किल ना हो। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो, ये एंगुलर मोमेंटम की जो रिलेशन है एक्सटर्नल टॉर्क के साथ वो कैसा है। यहाँ पर आप लोग देख ले, क्वेश्चन नंबर 7, वी कांस्टेंट ए इज इक्वल टू 0। अच्छा ये देखे, टार्क इज इक्वल टू डेल एल डिवाइड बाई डेल टी। डेल एल हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू द अप्लाइड टार्क। if the external torque become equal to 0, then the initial angular momentum will be equal to the final angular momentum, so the total angular momentum will be kept constant। सो ये इसका आंसर है कि एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। So let's move toward the next question। MCQ नंबर 9 की तरफ देखें। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर है फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। Time rate of change of the momentum is equal to the applied force. Rate of change of momentum of the particle is equal to sum of the external forces। तो फोर्स हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, फोर्स क्रॉस टी इज इक्वल टू आई। इम्पल्स की डेफिनेशन भी है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास फोर्स बनता है, सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। सो नेक्स्ट MCQ है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज ऑब्जर्व्ड एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की डिफिनेशन में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टिव में हमारे पास क्या करता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है, और जिसमें सपोर्ट नहीं करते वो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाता है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव। चैप्टर नंबर 8 वेव क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ चुके हो, या वहाँ पर देख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इंटरफेरेंस इसका क्या है, राइट आंसर है। सो नेक्स्ट है, द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। एम्पलीट्यूड क्यों आया है बेटा, इसका रिलेशन है इंटेंसिटी ऑफ वेव का रिलेशन है एम्पलीट्यूड के साथ, के इंटेंसिटी ऑफ द वेव is directly proportional to the square of the amplitude, to the square of the amplitude। आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये हमारे पास आई है, that will be directly proportional to the amplitude का स्क्वायर। I is directly proportional to the square of the amplitude। ये हमारे पास इस तरह बनता है।
सो नेक्स्ट MCQ की तरफ देखें। द कलर एंड सोप बबल्स, ऑयल स्लिक एटसेट्रा इन अ थिन फिल्म इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। अब आप देखें, कलर ऑफ सोप बबल जो है, आप शैम्पू वगैरह या साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हो तो उसके जो बबल बनते हैं, उसके सोप के वो बलबले जो बनते हैं, उसकी कलर का पैटर्न आप ऊपर देखो तो बड़ा ज़बरदस्त कलर उसके ऊपर बनता है। तो वो किसकी वजह से बनता है? दैट फिल्म दैट लेयर काज ऑफ इंटरफेरेंस। और या ऑयल स्लिक आप देखें कि मतलब जैसा आपके पास पानी है, पानी के ऊपर आप देखें कोई तेल डाले, उसके ऊपर फिर सन की रोशनी पड़ती है, तो वो देखिए वो भी एक बहुत खूबसूरत पैटर्न उनका बनता है कलर्स का। तो वो भी किसकी वजह से होता है? तो वो भी इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं। या इसके अलावा जैसे हमारे पास मोर है, मोर के उस पर को देके फीदर्स को देके तो उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत जो है मतलब पैटर्न बनता है कलर्स का, वो किसकी वजह से होता है? इंटरफेरेंस की वजह से होता है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट है, फॉर हायर रेजोल्यूशन इन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वन नीड्स टू हैव लार्ज नंबर ऑफ रूलिंग। ये भी फर्स्ट ईयर फिजिक्स से दिया गया है। फिजिकल ऑप्टिक्स जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसमें आप लोग इसको देख सकते हो ग्रेटिंग वाले टॉपिक में। सो हायर रेजोल्यूशन इन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वन नीड टू हैव लार्ज नंबर ऑफ रूलिंग। उसके ऊपर हम जितना उस ग्लास के ऊपर जितने ज़्यादा कट करेंगे, जितने ज़्यादा स्लिट बनाएंगे, जितने ज़्यादा लाइन उसके ऊपर रोल करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास ये क्या हायर रेजोल्यूशन शो करेगा। सो फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स में आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है, टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस द सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। अब बेटा कोहेरेंट का क्या मतलब है? कोहेरेंट का मतलब है एन फेज के, जिस तरह मतलब आप लोगों ने देखा हो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हम इस्तेमाल करते हैं, आगे स्लिट लगाया होता है, उसको दो स्लिट दिए होते हैं, दो कट दिए होते हैं, उनमें से वही एक लाइट पास होता है और वो एक लाइट दो रास्तों से गुजरता है, तो आगे जाके वो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव फ्रेंजेस उसके बनते हैं, ब्राइट फ्रेंज और डार्क फ्रेंज बनते हैं। किसकी वजह से? इंटरफेरेंस फिनोमेना की वजह से। लेकिन वहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, कोहेरेंस। कोहेरेंस कोहेरेंट हमारे पास क्या होगा कि वो दो वेव जो होगी वो एन फेज होगी। सो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी आपको मिलेगा। या इसके अलावा लेज़र जो टॉपिक है हमारे पास, वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि वो लाइट हमारे पास मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, यूनि डायरेक्शनल होना चाहिए। तो वहाँ पर भी इसका मतलब क्या है? कोहेरेंट का सेम फेज एन फेज होना चाहिए। नेक्स्ट है, इंटरफेरेंस फ्रेंजेस आर ऑफ। इंटरफेरेंस फ्रेंजेस आर ऑफ इक्वल वेट, या इसको आप लिख सकते हैं इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड। सो ये भी आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स से, ये भी आया है CSS 2010 फिजिक्स पेपर 1 जो है, मोस्टली फर्स्ट ईयर फिजिक्स को टच किया है MCQs में। सो इक्वल वेट इक्वल स्पेस होंगे, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल स्पेस इक्वली वेट। ये कहाँ से आप लोग देख सकते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स चैप्टर 9 फिजिक्स फर्स्ट ईयर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ज़रा आपको शो करूँ इसका फार्मूला। ये देखे बेटा आप लोग, A equally weight and equally spaced del y is equal to lambda into L डिवाइड बाई डी। ये वाला रिलेशन आप देखें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी आपको मिलेगा, न्यूटन रिंग्स में भी मिलेगा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में आपको मिलेगा। तो ये हमारे पास डेल वाई इज इक्वल टू लेमडा एल डिवाइड बाई डी क्या है हमारे पास? ये क्या शो करता है? इट शो इक्वल स्पेस इक्वली वेट ऑफ व्हाट? ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। Carnot cycle is, next MCQ है, Carnot cycle is this no bonded by two isotherms and two adiabatics। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन है।
अब बेटा ये देख ये पेयर फर्स्ट ईयर फिजिक्स थर्मोडाइनामिक को टच किया है ऑलरेडी। देखो एफएससी फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके हो ये चीज़ें, और मोस्टली वहाँ से ये चीज़ आई है। ये एमसीक्यूज दे के सारे वहाँ से रिपीट हुए हैं। चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 8 वेव वाला देखो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ। सो यहाँ पे ये थर्मोडाइनामिक फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 10 से दिया है। सीएसएस 2010 फिजिक्स पेपर 1 एमसीक्यू नंबर दीज अ कार्नोट साइकिल इज बॉन्डेड बाय टू आइसोथर्म्स एंड टू एडियाबेटिक्स। अब आइसोथर्म एडियाबेटिक क्या है ऑलरेडी यू हैव स्टडी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन एडियाबेटिक प्रोसेस temperature of the system remain constant, no. Temperature of the system must change, yes. The internal energy of the system remain constant, no. If temperature constant, then temperature should be constant. None of these, no. So option number B इसमें क्या है right option है। option number B इसमें क्या है right option है। आइसोथर्म में ये है आइसोथर्मल प्रोसेस में कि वहाँ पे टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट होता है, लेकिन वहाँ पे फिर हीट फ्लो होता है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन हीट फ्लो जो है इन और आउट वो क्या है वो नहीं होता। हीट फ्लो जो है वो इन में नहीं होता, वो स्टॉप होगा। ना हीट एंटर कर सकेगा ना हीट आउट कर सकेगा। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट चेंज, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। क्यों चेंज हो सकता है? वो इसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से। जब आप सिस्टम पर वर्क करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज होगी, तो टेम्परेचर पर भी असर पड़ता है। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर ऑफ अ गैस जो है वो ताल्लुक रखता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम से। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमारे पास ये बराबर है एन सी वी एन टू डेल टी। एन सी वी एन टू डेल टी बेटा कैसा आया है ऑलरेडी थर्मोडायनामिक चैप्टर में आप लोग इसको सॉल्व कर चुके हो, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जस्ट मैं आपको रिव्यू कराता हूँ। हेंस फॉर ऑल दोज इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंटरनल एनर्जी यू विल हैव इनफाइनाइट पॉसिबल टेम्परेचर। देखो जिस तरह मैंने कहा कि मतलब अगर सिस्टम पर आप वर्क करते हैं इंटरनल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज होती है, या जितना ज़्यादा आप इसको पॉसिबल है इसकी वैल्यू इंक्रीज करें इंटरनल एनर्जी के, देन यू शुड increase the temperature also. You will have infinite possible temperature. Internal energy increase decrease होती है, temperature भी increase decrease होगा। Still maintaining a constant net heat of the system del Q as 0। तो जो हीट की फ्लो है एन आउट वो हमारे पास क्या रहेगा, नेट हीट हमारे पास कांस्टेंट रहेगा एक सिस्टम की डेल क्यू एज 0। चेंज इन हीट क्या होगा, वो 0 रहेगा। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज होती है और उसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस इफ यू परफॉर्म वर्क, एडियाबेटिक प्रोसेस में जब आप वर्क परफॉर्म करते हैं इंटरनल एनर्जी हैज टू चेंज टू अ वैल्यू विच इज नेगेटिव। तो इंटरनल एनर्जी अपनी वैल्यू जो है वो चेंज करती है, उसकी वैल्यू जो नेगेटिव बनती है ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क यू परफॉर्म, जो आप वर्क उस पर करेंगे। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन देयर addition to be 0, and as internal energy has to change hence temperature also change। जब आप internal energy को change करोगे तो temperature भी change होगा। so every time you perform work in adiabatic container temperature has to change। so जब भी आप work perform करेंगे adiabatic container में जिसमें गैस वगैरह पड़ा होगा, तो उसकी टेम्परेचर भी क्या होगी, उसके साथ साथ चेंज होगी। सो इससे पता चला कि हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। और इससे आपको पता चला कि टेम्परेचर हमारे पास मस्ट भी चेंज हो सकता है इंटरनल एनर्जी की वजह से, और इसका जो हीट है नेट हीट ऑफ द सिस्टम वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, उसमें चेंज ऑफ हीट जो है 0 रहेगा। और इसके अलावा अगर आइसोथर्मल प्रोसेस देखें तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर एन आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा होता तो फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होता। लेकिन उसमें भी ये है कि उसमें फिर हीट फ्लो जो है वो चेंज हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सो लेट मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ कार्नोट साइकिल हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन 227 सेंटीग्रेड एंड 127 सेंटीग्रेड, इट्स एफिशिएंसी इज। सो सबसे अहम बात यह है
कार्नोट साइकिल हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन दिस टेम्परेचर। ये टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड में दिया गया है, इसको पहले फर्स्ट आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में, उसके बाद आपने हीट इंजन का फार्मूला, कार्नोट साइकिल का फार्मूला इसके ऊपर लगाना है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 करोगे तो वहां से फिर जो आंसर आपके पास आएगा उसकी फिर परसेंटेज निकालेंगे, तो वो परसेंटेज जो हम करेंगे तो उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 20% आएगा। कैसे आता है, सो यहाँ पर फर्स्ट में सॉल्व कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ से आप लोग इजीली देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये देखे आप लोग, ये थोड़ा नज़र तो सही नहीं आएगा, बहरहाल आप लोग कोशिश करें। हाँ अब सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, टेम्परेचर 273 गिवन है, 227 गिवन है, तो उसको आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो 273 प्लस सेंटीग्रेड में जो भी वैल्यू होगी वो आप एट अप करेंगे, तो देन इट बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन। सो 273 प्लस एनी वैल्यू ऑफ एन सेंटीग्रेड पुट करो, 227 सेंटीग्रेड प्लस 273 500 केल्विन, टेम्परेचर T1 500 केल्विन है। टेम्परेचर T2 हमारे पास 127 सेंटीग्रेड, एड अप करो इसको 273 के साथ, ये 400 केल्विन बन जाएगा। सो एफिशिएंसी का जो इक्वेशन है हमारे पास वो है ईटा इज इक्वल टू, या एफिशिएंसी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू T1 हमारे पास 500 केल्विन है, माइनस T2 हमारे पास 400 केल्विन है, डिवाइड बाई T1 500 केल्विन है। सो यहाँ पे 500 माइनस 400, ये आपके पास 100 आएगा, डिवाइड बाई 500 आएगा, तो 100 डिवाइड बाई 5, ये हमारे पास 5 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। सो 1/5 से आपके पास क्या आता है, 0.2 आता है। 0.2 का अगर हम परसेंटेज ले, परसेंटेज इफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 100 एंड 2%। सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये देखो पॉइंट है, पॉइंट को हटाओ तो इस 2 के नीचे 10 लिखो, 10 इस एक 0 के साथ कैंसिल करो तो 10 रह गया, 10 मल्टीप्लाई 2 20%। इस तरह हमारे पास क्या आंसर आया, ये देखो आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये हमारे पास क्या आया, परसेंट एफिशिएंसी जो है हमारे पास 20% आया। तो ये इसका क्या था, राइट ऑप्शन था। इस किस्म के इस टॉपिक पर बहुत सारे एमसीक्यूज आगे रिपीट भी होंगे, कभी हम कंपैरिजन करेंगे, कभी हम इस इक्वेशन से उनको सॉल्व करेंगे। सो ये बहुत अहम है। थर्मोडायनामिक चैप्टर से हर दफ़ा एमसीक्यू रिपीट होता है, एक या दो एमसीक्यूज तो लाजमी आते हैं। सो इसमें राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी 20% है। नेक्स्ट है आपके पास metals pipe carrying water sometime burst in winter because metal pipe carrying water sometime burst in winter because water expansion यहाँ पर इसका आंसर भी आप लोग देखें, बिकॉज वाटर एक्सपेंशन। वाटर एक्सपेंड व्हेन इट फ्रीजेज। तो यहाँ पर देखें, ice has greater volume than water which cause it displace more. Ice has greater volume than water which cause it displace more, which cause it displace more. So जब हम क्या करेंगे, वाटर को फ्रीज करेंगे तो इनकी एक्सपेंशन जो है ज़्यादा होगी। जब हम फ्रीज करेंगे तो ये बर्फ़ बनेगा, बर्फ़ बनेगा तो ऑलरेडी यहाँ पर देखा कि आइस की फिर वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाती है। जब वॉल्यूम बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो खुद को जो है एक्सपेंड करेगा। जब एक्सपेंड करेगा देन इट विल बी बर्स्ट।
then the metal pipe will be burst. So इसका रीजन आप लोगों ने देखा कि वाटर एक्सपेंड व्हेन इट फ्रीजेस, जब आप वाटर को फ्रीज करेंगे ये बर्फ बनेगा, तो फिर बर्फ का आइस का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास वाटर से ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फिर ये ख़ुद को बहुत ज़्यादा मोर डिस्प्लेस करेगा पाइप के अंदर। जब खुद को मोर डिस्प्लेस करेगा मतलब एक्सपेंड करेगा, तो वो पाइप क्या हो जाएगा, इसकी वजह से फिर बर्स्टिंग विंटर सीजन में जो है करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखे लास्ट एमसीक्यूज है, अ फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एंड सेल्सियस थर्मामीटर शो द सेम रीडिंग एट। तो ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट होता है दूसरे टेस्ट वगैरह में, एनटीएस वगैरह में भी। तो ये हमारे पास है -40 सेंटीग्रेड, -40 डिग्री पर हमारे पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की सेम रीडिंग देते हैं। बोथ आर गिवन सेम रीडिंग, फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड, both are giving same reading at -40 degree. सो ये CSS 2010 फिजिक्स पेपर 1 के MCQs थे। सो इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट पेपर जो है पेपर 2 CSS 2010 फिजिक्स पेपर 2, उनके MCQs भी इंशाल्लाह इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। तमाम पेपर्स के 2021 तक ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, जस्ट अपलोड करना है और वो थोड़ा टाइम मांगता है। सो इंशाल्लाह वेट करें, इसी चैनल पर ये तमाम मैं अपलोड करूँगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।